स्वप्नदीप गुरुकुल में आपका स्वागत है। क्लास 9th साइंस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन उसके पहले क्लास में कुछ डाउट्स हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उनको हम पहले कवर कर रहे हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विथ और कंटिन्यू विथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ बेटा, मैथ में क्या डाउट था आपका? एक्सरसाइज 1.3। ओके, पेज नंबर क्या है? 14। 1.3 में कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, which can be the maximum number of digits be in the repeating block express 0.999999 in the form of P upon Q? Are you surprised with your answer? आपने इसका आंसर लाने का प्रयास किया था, क्या आया? हाँ, सब किया, तो आंसर क्या आया? उनका सवाल यही है कि जो आपका आंसर आया उससे आप सरप्राइज हुए कि नहीं हुए? आपको कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं, ये बात तो गलत है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया इज रॉन्ग, है ना? ठीक है, चलो आप ऐसा कह रहे हो तो अपन फिलहाल मान लेते हैं, है ना? ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो ये जो क्वेश्चन कहता है ये बेसिकली क्या कह रहा है कि आपके पास एक नंबर है जिसे आपने एक्स लेकर शुरू किया और ये है 0.9999 डॉट डॉट डॉट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 पॉइंट, ओके ओके ओके, 0.9 रेकरिंग, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा हम नॉर्मली इस पर डील करते हैं वही करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा? मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड। क्यों? क्योंकि जिस डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है वो एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट के लिए हमने 10 वाला नंबर मतलब 10, उससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आ गया 10x, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय। ठीक है, 10x इज इक्वल टू 9.9 रेकरिंग, ये तो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 लिखा, फिर हमने 2 माइनस 1 किया, तो आ जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल्स 9.9 रेकरिंग माइनस 0.9 रेकरिंग। ठीक है, दोनों को माइनस किया तो 9 आ गया। इधर पे क्या आ जाएगा आपका? 10 माइनस एक्स इज 9x अगेन, x इज इक्वल टू 9/9 विच इज इक्वल टू 1। अब आपसे सवाल पूछा जाता है, आर यू सरप्राइज विथ योर आंसर? अभी भी सरप्राइज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? जहां हम 0.999999 की बात कर रहे थे, अब वहां पर आ रहा है सिर्फ 1। ये बात समझ में आई नहीं है? तो वैल्यू चेंज हो गई ना। तो आर यू सरप्राइज? बोलिए यस। इसका पहला आंसर तो यही होगा कि यस, वी आर सरप्राइज विद द आंसर बिकॉज 0.9999 हैज कन्वर्टेड इटसेल्फ टू 1। ये तो 1 हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर आगे क्या कहता है आपका सवाल? ये कहता है कि इतना चकित होने के बाद विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। जो आंसर आया है वो सही है या गलत है, उस पर क्या है, उस पर आपको चर्चा करनी है। तो अब आप चर्चा करिए मेरे साथ बैठ के, चलिए। आपको लगता है आंसर सही आया जो स्क्रीन पे आया? सही है, क्यों सही है? नहीं नहीं नहीं, 9/9 इक्वल टू 1 तो ठीक है, वो तो आना ही है। पर हमने जो पूरा काम किया है, वी स्टार्टेड विद दिस इक्वेशन। नहीं, इसको अगर मैं ए लिख दूं और इसको मैं लिखूं बी, दोनों देखिए एक्स है, दोनों एक्स है। एक बार एक्स इज इक्वल टू, हाँ हाँ, अच्छा, ये एक नया सवाल है आपका कि अगर 0.9999 लिखा है तो हाउ टू अंडरस्टैंड, उसको कैसे समझें कि उसमें रेकरिंग में कितने डिजिट के ऊपर लाइन लगेगी, ये आप पूछ रहे हैं ना। अगर रिपीटिशन लिखा ही है 99999, तो उसको देख के ही समझ में आ जाएगा कि 9 ही तो है जो रिपीट हो रहा है, तो केवल 9 के ऊपर रेकरिंग आएगा। ठीक है, ये अलग प्रश्न हुआ, पर अभी हमारा प्रश्न जहां पर है वहीं पर रह गया कि दोनों ऊपर और नीचे आप देखेंगे, दोनों तरफ क्या है? एक्स है। एक्स इज इक्वल टू 0.999999 एंड एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू इक्वल है।
क्या ये आंसर सही माना जाएगा? हाँ क्यों? वही तो सवाल है, उसी को डिस्कस करना है। चलिए ठीक है, आप शायद समझ नहीं पा रहे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 0.9 अगर होता तो 0.1 से डिफर करता, 1 से, ठीक है। मतलब अगर मोटा मोटा हिसाब देखें तो लगभग 0.9 और 1 में 10% का फर्क है। कितने का? 10% का, ठीक है। अगर मैं ले लेता 0.99, ओनली 2 डिजिट्स, इस पर ध्यान दीजिए, इफ आई वुड हैव टेकन ओनली 2 डिजिट्स, 0.99, तो उसमें कितना फर्क होता? 1% का। ये बात समझ में आई? फर्क कितना पड़ा? 1 और 0.99 के बीच में कितने परसेंट का फर्क है? केवल 1% का। मतलब जहां पर हमने लिखा 0.9 और 1, इसको कंपेयर कर रहे थे तो हमने देखा 10% का फर्क है, यहां पर केवल 1% का फर्क है। इसका मतलब जितने बार हम 9 इसको आगे बढ़ाएंगे, जितने बार 9 लिखते जाएंगे, उतना ये परसेंटेज डिफरेंस कम होता चला जाएगा। जहां 9%, मतलब पहले आया कितना? 10% का, फिर आया 1% का, अब आएगा 0.1%, फिर हमने 9999 की लड़ियां लगा दी, तो इज इट नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ओनली? वो वैल्यू छोटी है ही नहीं, वो तो 1 है। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो ऐसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, तो और कोई डाउट किसी का मैथ्स में? कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो अब साइंस आगे बढ़ा दें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। चलिए, ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर जे थॉमसन, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कवर किया। उसके बाद उनका जो मॉडल था उसको डिस्कस किया। उसके बाद गोल्डस्टेन को पढ़ा हमने। कोई कॉपी निकालिए, पढ़िए, बैठिए मत, यही 10 मिनट खराब होते हैं। फिर उसके बाद हमने गोल्डस्टेन को पढ़ा, है ना, उनके एक्सपेरिमेंट को समझा, जिसको कैनाल रेस एक्सपेरिमेंट कहा जाए। अब ऐसे जब बातें आगे बढ़ी तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सामने आया, जो सर रेदरफोर्ड ने काम किया था, उनका एक्सपेरिमेंट आया, विच इज कॉल्ड एज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं उसको? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। फॉइल का मतलब समझते हो? वो एल्यूमिनियम फॉइल घर में आती है आजकल, नहीं आजकल तो उस पर भी बैन लग गया है, बोले नहीं प्लास्टिक यूज करो। अच्छा, प्लास्टिक वैसे ही खराब चीज है, तो यूज करें क्या, है ना। एल्यूमिनियम फॉइल आजकल की नहीं, खत्म, बंद करने लगे लोग, बाग अवॉइड करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल। तो फॉइल मतलब क्या है? बहुत बारीक सी चादर, ठीक है। कैसे बनती है? मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे आप उस मेटल को अगर कूटते हैं, ठीक है, तो इट कैन बी स्प्रेडेड टू शीट, थिन शीट में वो बदल जाती है, ठीक है। अलग अलग मेटल्स को कूट कूट कर देखा गया, तो ये पाया गया कि गोल्ड जो है ये सबसे ज्यादा कूटा जा सकता है और सबसे पतला हो सकता है। लोहे को कूटा, एल्यूमिनियम को कूटा, सबको कूटा, कूटते कूटते क्या हुआ? बहुत पतला होते होते वो फटने लगा, पर और बारीक नहीं हुआ। तो गोल्ड फॉइल जो है ये काफी बारीक हो जाती है, वेरी थिन, एकदम पतली। इसीलिए गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया गया इस एक्सपेरिमेंट में। तो वी आर स्टडिंग रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ओके, अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था, उसका सेटअप क्या था, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, एनसीईआरटी किताब में बहुत क्लियर सा उसमें नहीं बताया गया है, क्योंकि एक फोटो उसमें दिया है, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली। तो एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम और बताता हूँ। रेदरफोर्ड बाबा जो हैं, उन्होंने क्या किया कि गोल्ड फॉइल को ऐसे सामने रखा, ठीक है। और ये कैसे दिखा रहा हूं मैं, आप समझ लीजिए, मैं आपको टॉप एलिवेशन दिखा रहा हूं, ऊपर से दिख रहा है। तो मैंने अगर लाइन बनाई है तो एक्चुअली लाइन ना होकर के एक पूरी चादर है जो हम ऊपर से देख रहे हैं, तो वी विल सी ओनली वन लाइन देयर, राइट। ये बात समझ में? अच्छा, चादर मतलब बिल्कुल घर की वो बेडशीट दिमाग में नहीं लानी है, गोल्ड फॉइल है वो, इतनी सी भी होगी तो काम करेगी, है कि नहीं? ठीक है। हाँ, तो बहुत बड़ी चादर नहीं है ऐसी कि बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन उसको पर्दा बना के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ओके, और उसके पीछे उन्होंने क्या किया,
एक स्क्रीन लगा दी। स्क्रीन का है कि जैसे वो फोटो फिल्म स्क्रीन होती, कभी देखी नेगेटिव वगैरह, घर में कोई पुराने मम्मी पापा की शादी वादी के फोटो वोटो पड़े होंगे, दिखा है, वो फोटो फिल्म देखी है, या एक्सरे फिल्म देखी है, एक्सरे फिल्म कैसी होती है, उस टाइप की एक फिल्म बनाई, ठीक है। उस पे ZnS, इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड, लिखिए जिंक सल्फाइड, कम से कम ZnS लिख लो। आज आपकी साइंस फेयर बुक कॉपी कहाँ है, ठीक है, जिंक सल्फाइड, इसका उन्होंने एक लेप लगा दिया, अ काइंड ऑफ कोटिंग, इंग्लिश में कहते हैं कोटिंग, ठीक है। जूनियर बच्चों आप लोग अंदर जा सकते हो, ठीक है, ZnS लगा दिया। अब ZnS का फायदा क्या है, क्यों लगाया, उसके पीछे कारण है। भाई साइंटिस्ट लोग कोई काम फालतू नहीं करते, कुछ ना कुछ कारण होता है उसके पीछे। तो क्या कारण है, कारण ये था कि उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने एक लेड की गन ली। काहे की ली, लेड, लेड का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, सिंबल, इट्स PB, याद रखना है। ये सब क्लास 7th 8th में पढ़ाया गया था, पर आप लोगों ने मतलब ध्यान से पढ़ाई नहीं की है। अब कर लो, अब कर लो, ये 9th है, ठीक है। अब याद रखना है, लेड यानी PB, और इसके अंदर एक पार्टिकल रखा गया, वहां से अल्फा पार्टिकल्स रेडिएट हो रहे थे, ठीक है। यहां से क्या बम्बार्ड कर रहे थे, बम्बार्ड मतलब काइंड ऑफ बैरल है, ये बैरल समझते हो, बंदूक की नली को बैरल कहते हैं। तो ये लेड का उन्होंने एक बैरल बनाया, उस बैरल में से उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया। अब ये कैसे करते हैं क्लास 12th में बताएंगे कि अल्फा पार्टिकल कैसे बम्बार्ड होते हैं, ये गन कैसे होती है, अल्फा पार्टिकल की गन है ना जिसमें बैरल है, ये कैसी होती है, ये 12th क्लास के फिजिक्स में आएगा, ठीक है, ओके। अब इसमें से उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया इस फॉइल पर, ठीक है। अब ये जब अल्फा पार्टिकल यहां से इस फॉइल को क्रॉस करके आगे बढ़ा, तो वो अलग अलग जगह पर जाकर के गिरा, कहां, जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर। और जहां ये गिरा वहां पर वो 1 2 3 ऐसे कुछ सेकंड्स के लिए वो विजिबल रहा, चमक गया, वहां पर ग्लो हुआ, क्योंकि सारी चीजें इतने माइन्यूट लेवल पर हो रही हैं कि आपको दिखेगा कुछ भी नहीं। तो हाउ विल यू रिकॉर्ड, हाउ विल यू नोटिस, आप इनको नोटिस कैसे करोगे, रिकॉर्ड कैसे करोगे। तो इसके लिए उन्होंने जिंक सल्फाइड का एक कोटिंग कर दी। उस कोटिंग से क्या होता है कि जिंक सल्फाइड पर जब अल्फा पार्टिकल गिरता है तो वहां पर चमकने लगता है, वहां ग्लो होता है, और वो ग्लो 1-2 सेकंड तक बरकरार रहता है, कुछ समय तक, कुछ मतलब सम सेकंड, फ्यू सेकंड्स तक वो ग्लो बरकरार रहता है। इससे क्या फायदा हुआ कि वो यहां पर टकराने के बाद कहां गया ये दिखाई देगा। तो कभी वो ऐसे इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी स्ट्रेट गया, तो ऐसे उसको उसका एंगल डिटेक्ट किया गया, उसका एंगल स्टडी किया गया कि वो कहां जाकर गिर रहा है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसे अलग अलग एंगल क्यों बने, अब उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए आई विल ड्रॉ अनदर डायग्राम। अब मान लीजिए ये, अब मानना क्या है, ये तो हम जानते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, जिसके न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हम जानते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टन ऑर्बिट। मान लीजिए जिंक सल्फाइड की हमारी स्क्रीन है, अल्फा पार्टिकल आया, अगर अल्फा पार्टिकल, अब ये इतना बारीक है कि वो बराबर निशाने पे लगे ऐसा जरूरी नहीं, कभी थोड़ा सा इधर, कभी उधर, कभी इधर, ऐसा थोड़ा बहुत तो हो सकता है। तो अल्फा पार्टिकल जो काफी दूर से जा रहे थे वो बिना डेविएट हुए स्ट्रेट आकर गिरे, वो यहां पर गिर गए, ठीक है। यहां से आए इधर आकर गिर गए, इधर से आए इधर स्ट्रेट चले गए। लेकिन धीरे धीरे पाया गया कि जैसे ही वो थोड़ा न्यूक्लियस के पास आने लगे, दे स्टार्टेड डेविएटिंग, जैसे ही वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आए वो थोड़े से डेविएट हो गए। आई बात समझ में, इधर से आए डेविएट हो गए, इधर से आए डेविएट हो गए, सॉरी ज्यादा देर बात की है मैंने, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आते ही डेविएट हो गए। आ रही बात समझ में, ठीक। और ऐसे एक्सपेरिमेंट वो करते गए, वो बम्बार्ड करते रहे अल्फा पार्टिकल, 1 2 3 4 1000 10,000 ऐसे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। 10,000 बार जब उन्होंने बम्बार्ड किया तो स्टडी में पता लगा कि एक बार, 10,000 बार करने के बाद एक बार ये अल्फा पार्टिकल लौट के भी आया,
ये स्क्रीन पर नहीं गिरा, ये एक्सपेरिमेंट था और उसका ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। अभी तक रेदरफोर्ड को ये नहीं मालूम था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है, एटम कैसा दिखता है, रेदरफोर्ड को नहीं मालूम था, ठीक है। अब जो उनको जानकारी हुई, तो अभी ये सारा एक्सपेरिमेंट देखने के बाद ये आपको समझ में आया पूरा, ये पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद सर जे थॉमसन रेदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि चूंकि अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, निकल जा रहे हैं अंदर, इसका मतलब इट शुड बी अ काइंड ऑफ हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर। एटम कैसा होना चाहिए? हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए विथ अ टाइनी न्यूक्लियस इन इट। न्यूक्लियस कैसा हो? टाइनी हो। और ये सब कैसे हुआ? उनके एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। अब टाइनी क्यों हुआ? अरे 10,000 तीर मारे, उसमें से एक ही पलट के आया, तो जो पलट के आया वो पॉजिटिव। अब सवाल ये उठता है कि वो पलट के आया क्यों? तो वो क्या था? अल्फा पार्टिकल। हमने जो बम्बार्ड करवाया, या हमने जो स्टडी की कि रेदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया था। CLE होता है कि CAL होता है? CLE पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल होता क्या है? तो अल्फा, हाँ हाँ, ओके, आपको क्या यही सेम बता रहे हैं? ओके, नाउ होता ये है कि अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी न्यूक्लियस। मैं नया नाम ले रहा हूं, ठीक है। वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी न्यूक्लियस। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस? चलो, तो अब हम स्टडी करते हैं जो हमें मालूम है उस हिसाब से। हम लेते हैं हीलियम का एटम। हीलियम कैसा है? नोबल गैस। नोबल क्यों है? उसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन हैं और उसके आजू बाजू घूमने वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं। वो अपने आप में संतुष्ट है, उसके ऊपर चार्ज का कोई लेना देना नहीं है और वो नोबल है। लेकिन उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन भी होते हैं, उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन भी होते हैं। तो सॉरी, प्रोटॉन नहीं, क्या होते हैं? 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स ऑल्सो। सो प्रोटॉन्स तो हैं ही, साथ में न्यूट्रॉन्स भी हैं। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या बताया था पिछली क्लास में? मैंने आपको बात करते हुए ये बताया था कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, दे आर ऑल्सो इक्वली चार्ज टू दैट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के बराबर का मास होता है उनका, और चार्ज न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन नाम से समझ में आ रहा है, चार्ज उनका न्यूट्रल होगा, लेकिन मास जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स। तो लगभग दोनों का चार्ज बराबर है। इसका मतलब अगर मैं हाइड्रोजन के साथ इसको कंपेयर करूं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? नंबर ऑफ, अच्छा वो तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है एटॉमिक मास वगैरह। उसके न्यूक्लियस में केवल 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो उसको क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 और इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। ओके, क्यों ठीक है? इलेक्ट्रिकली वो इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन तो 1 ही है, तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। लेकिन उसके पास वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेटिस्फाई हो गई है, फुलफिल हो गई है। यहां तक समझ में? हीलियम की कहानी क्या है? हीलियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस तो है। प्रोटॉन जो है वो अंदर 2 हैं, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बैलेंस्ड है। लेकिन इसके बाद भी उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन और हैं। तो इसका न्यूक्लियस कैसा हो गया? जहां पर 1 के बाद 2 होना चाहिए था, अभी 1 के बाद 4 हो गया। तो इज इट नॉट हैवीली, इज इट नॉट हैवी? इट इज क्वाइट हैवी। 4 गुना हैवी हो गया हाइड्रोजन से। और उसमें से अगर हमने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो गया। तो पॉजिटिवली चार्ज हैवी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस शब्द क्यों आया? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हमने इलेक्ट्रॉन सारे निकाल दिए। तो हीलियम जो है उसके अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम हटा दें, इनको हम रिमूव कर दें, तो क्या बचेगा? इसको लिखने का तरीका ऐसा होगा, हीलियम 2 पॉजिटिव, इसका एटॉमिक मास 4, एटॉमिक नंबर 2। ओके, सो इट इज पॉजिटिवली चार्ज हैवी न्यूक्लियस, और इसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। आई बात समझ में? तो अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है। ओके, ठीक।
अब चूंकि ये स्वयं भी हैवीली है, हैवी चार्ज है, हैवी मास है, तो ये छोटे मोसे से टकरा के तो वापस आएगा नहीं। बात समझ में? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, वो इलेक्ट्रॉन्स को भी पार करते हुए ऐसे चीर के निकल गया। और उसने बताया कि भैया काफी हॉलो है, अगर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स कहीं होते तो जाकर वो डेविएट होता। बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बार वो न्यूक्लियस के पास से आकर के वापस आ गया। न्यूक्लियस वो पास जाकर वापस कब आएगा? पॉजिटिव पार्टिकल विल रिपेल बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकराकर ऐसे वापस इसलिए आया क्योंकि यहां भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यस नो? ये तर्क वाली बात है। ऐसे रेदरफोर्ड ने बताया कि रेदरफोर्ड्स मॉडल वाज एक्सप्लेन्ड एज atom is a hollow ball like structure with a tiny nucleus in it which is positively charged and all protons are concentrated at that point। सारे प्रोटॉन्स कहाँ हैं? उसी बिंदु पर हैं, उसी पॉइंट पर हैं जो कि बहुत टाइनी है। अब ये कितना छोटा है, तो उसकी एनालॉजी उन्होंने ये बताई कि अभी जैसे मान लो ये हॉल है, ये जो अपनी क्लासरूम है, या बच्चे जो लाइव देख रहे हैं, अपने वीडियोस देख रहे हैं, वो अपने घर में अपने कमरे को देखें। आपका जो कमरा है वो उसको आप एटम मान लें, और अपने पेन का टिप देखें, पेन का टिप देखें, इतना बारीक, इतना बारीक न्यूक्लियस होता है, इतने बड़े एटम में इतना बारीक। तो ओरिजिनली जो एटम हमारे पास होगा वो होता ही छोटा सा है, उसके अंदर कितना टाइनी होगा, ऐसे एनालॉजी उन्होंने ओवरऑल दी। आई बात समझ में? क्या नहीं आया? नहीं, क्या नहीं है बोलो ना, पहले नहीं बोलना फिर हाँ बोलना, तो गलत बात है। क्या समझ में नहीं है? क्या आ गया? जो समझाया वो मैंने, आप बताइए मुझे, समझाइए। हाँ बोलिए ना, डाउट बोलिए आप, डाउट में कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ा जोर से बोलेंगे आप प्लीज, थोड़ा जोर से बोलिए। ये सही सवाल है कि न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव ही क्यों हैं। बेटा रिपेल कौन करेगा? अगर आप एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसी की तरफ थ्रो करते हैं तो पलट के कब आएगा? अगर इलेक्ट्रॉन होता तो चिपक जाता, लौट के आता क्या? पर वो लौट के आया। कौन कौन नेगेटिव है भैया? पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव है कैसे? क्या क्या नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता? अल्फा पार्टिकल। अभी मैंने उर्दू में समझाया आपको, अब हिंदी में समझाता हूँ शुद्ध। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम है, हीलियम के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, अब नेगेटिव क्या बचा? ये डायग्राम देख रहे हैं आप, क्लास में थे ना जागृत अवस्था में, राइट? उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स का मैंने चिन्ह बनाया, देखिए, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हमने निकाल दिया, तो उसके पास क्या बचा? प्रोटॉन्स बचा। उस पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव आएगा कहां से? जागृत अवस्था में बैठो बेटा, ठीक है, ऐसे एब्सेंट माइंड से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्या लग रहा है, वो पलट के आएगा कि चिपक जाएगा? हो सकता है सर, और कुछ होना बाकी है? नहीं ना, हमने बनाया ही है ना उसको, हमने अल्फा पार्टिकल बनाया है, तो नेगेटिव होगा क्यों? इट इज पॉजिटिवली चार्ज। ये उसका सिंबल, मैंने सिंबल सहित सब बता दिया। इट इज पॉजिटिवली चार्ज, हैवी न्यूक्लियस। और क्या बताऊं? हैवी न्यूक्लियस, मैंने न्यूक्लियस शब्द बोल दिया कि उसमें इलेक्ट्रॉन नाम की चीज ही नहीं है। ठीक, हाँ, अब कोई संदेह है आपको? तो जागृत अवस्था में रहो बेटा, जो बता रहे हैं उनकी लिंक तब बनेगी जब आप जागते रहेंगे। ठीक है, हाँ, जब मैं बता रहा हूं तब कुछ और मत सोचो, क्लास में रहो। ओके, अब ये अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, इसको इन्होंने बम्बार्ड किया तो ये एक पार्टिकल लौट के आया,
जब एक ही लौट के आया, 10,000 उन्होंने छोड़े लगभग, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10,000, मतलब गिन के 10,000 डाले, उसमें से एक वापस आया, ऐसा नहीं होता। अरे 12 कर लो, 15 कर लो, वही मैं कह रहा हूँ, इट्स नॉट, मतलब 10 मतलब 10 नहीं होता, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है। आपके स्कूल में 12 लिखवा दिया तो आप मुझे 12 कह रहे हैं, प्रश्न वो नहीं है, ठीक है। तो जो आपकी टीचर लिखवा दे वो सही है, हो सकता है आपके स्कूल में 14,000 लिखवा दे, किताब है भैया, 10,000 12,000 ऐसे बम्बार्ड किए गए, उसमें से एक लौट के आया। तो एक ही लौट के क्यों आया? क्योंकि इतने बड़े झुंड में न्यूक्लियस छोटू सा है, और वो प्रोबेबिलिटी में वो एक ही बार उससे टकरा के वापस आया। इतनी प्रोबेबिलिटी आप सोचो इतनी बार मारने के बाद वो एक ही बार प्रोटॉन के मतलब न्यूक्लियस के पास जाकर वापस आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी वाइज समझ में आ रहा है कि कितना छोटा मतलब न्यूक्लियस होना चाहिए। उसी की एनालॉजी उन्होंने बताई कि जैसे एक कमरे में पेंसिल की टिप होती है, उन्होंने पेंसिल शब्द यूज किया था, पेंसिल की टिप होती है, निप जो उसका पॉइंट होता है, इतना छोटा न्यूक्लियस होता है एटम में, ठीक है, एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। ऐसा इन्होंने फिर बाद में उसको कंक्लूड किया, पोस्टुलेट बताया उन्होंने। तो अभी समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े, चलिए अब लिखना शुरू करेंगे हम लोग। सवाल कभी कभी आपके सामने आ सकता है कि व्हाट वाज रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या था रदरफोर्ड का, वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, ओके, सो रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उनका पूरा नाम क्या था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग, और बच्चे साथ में लिखते रहें, जो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे वीडियो, वो इसको पॉज कर लें, स्क्रीन को ऐसे नहीं क्या करते हैं जो भी आप पॉज करते हैं ना, पॉज करेंगे वीडियो को, और इसमें से आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अलग से मैं पीडीएफ किसी भी लिंक में आपको नहीं भेजने वाला, जो बाकी कोचिंग वाले कर लेते हैं कि पीडीएफ भेज रहे हैं, मैं नहीं भेजूंगा। क्यों नहीं भेजूंगा? बिकॉज मेरी फिलॉसफी कि अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। चलिए लिखना शुरू करें। रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं। रदरफोर्ड डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप लगाया। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वॉज मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है, एक पतली सी गोल्ड फॉइल के ऊपर इस अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया। कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल, ही सिलेक्टेड गोल्ड, क्यों लिया गोल्ड फॉइल, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वॉन्टेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल, जितना पतला हो सके लेयर उतनी पतली वो चाह रहे थे, क्योंकि बाकी एलिमेंट जो है, बाकी मेटल्स जो हैं वो इतनी हाई, अच्छा इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी या डक्टिलिटी, इट इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी, ठीक है। इतना हाईली मैलिएबल एलिमेंट या मेटल नहीं मिल रहा था, तो गोल्ड वॉज द फर्स्ट जो उनको बड़ा अच्छा लगा, जिस पर उन्होंने काम किया, खूब कूटा और बारीक पतली थिन लेयर बना ली, ठीक है। He selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible. The gold foil was about 1000 atoms thick. ये बाद में देखा गया कि वो कितना थिक था, लगभग 1000 एटम्स के बराबर थिकनेस थी, मतलब एक ही एटम था बीच में, ऐसा नहीं था, इतना बारीक नहीं कर पाए वो कि एटम के मोटाई बराबर है उसके डायमीटर के बराबर कर दिया, ऐसा नहीं, लगभग 10,000 लगभग 1000 एटम्स उसमें आ जाएं ऐसी उसकी मोटाई भी थी, तो इतनी मोटाई थी। अच्छा फिर क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम, अब अल्फा पार्टिकल की चर्चा हो रही सेकेंड पॉइंट में, तो इसमें लिखा गया है कि अल्फा पार्टिकल इज डबली चार्ज हीलियम आयन सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, यहां पर ये छोटा सा u लिखा है, ये u एक यूनिट है, इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये जो u है इसको अब आप लोग कहां लिख लेंगे, अपनी कॉपी के मार्जिन के ऊपर, जो एक्स्ट्रा चीजें हम बताते हैं उनको मार्जिन के ऊपर लिख लिया करें। स्मॉल u का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, पहले इसको AMU कहा जाता था, बाद में सन 2005 के आगे इसको U नोटेशन मिला, तब तक मतलब हम लोगों ने जो पढ़ाई की है उसमें वी यूज टू राइट AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, पर आजकल इसको U लिखा जाता है। U स्टैंड्स फॉर
एटॉमिक मास यूनिट है वही चीज, बस उसका सिंबल चेंज कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसके अंदर काफी अच्छी एनर्जी होती है। क्यों होती है? चूंकि इसके पास एक अच्छा मास है, तो जितना मास किसी चीज में होगा उतना उसके अंदर इनर्शिया होता है। ठीक है, अब ये इनर्शिया नया वर्ड आ गया क्लास 9th में। इनर्शिया का मतलब होता है इनर्टनेस टू चेंज, ये अपने आप को परिवर्तित नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बड़ा पत्थर आपकी तरफ कैच करने के लिए फेंकूं, तो वो आप आसानी से कैच कर पाएंगे, या मैं उतना ही बड़ा एक प्लास्टिक का बॉल ले लूं जो अंदर से हॉलो है, वो जो बच्चे खेलते हैं टप्पा टप्पा वाला, वो बॉल मैं आपकी तरफ फेंकूं, कौन सा आप इजीली कैच कर पाएंगे और हवा से डेविएट नहीं होगा? पत्थर डेफिनेटली, है ना, पत्थर जिस जिस मैं डायरेक्शन में आपकी तरफ फेंकूंगा वो वैसा ही आएगा। लेकिन अगर मैं बॉल आपको थ्रो कर रहा हूं, बीच में हवा आ गई, तो आप डायरेक्शन बदल देगी। बात समझ में आई? तो अल्फा पार्टिकल इज कंसिडरेबली हैविंग गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसके अंदर काफी अच्छी एनर्जी होती है, ऐसा क्योंकि उसके पास मास है, एंड ऑफ कोर्स इट इज फास्ट मूविंग। अल्फा पार्टिकल को काफी एक्सेलरेट करके फिर बम्बार्ड किया जाता है, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया, एक प्रॉपर बैरल है, एक गन है, और गन से इसको फिर शूट किया जा रहा है। ठीक है, अब वो कैसे करते हो क्लास 12th में बताएं, वो ना पूछना कोई, है, दैट शुड बी नॉट योर डाउट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया, रेदरफोर्ड बाबा का एक्सपेरिमेंट। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम। बनी बात है, डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था गोल्ड फॉइल से, जो उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है उनसे इसको डिफ्लेक्ट होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। सिंस द अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। उसने उम्मीद नहीं की थी कि डिफ्लेक्शन मिलेगा। अब यहां पर जो मैंने आप लोगों को इसके पहले जो स्क्रीन दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर डायग्राम बनाकर दिखाया था, एक बड़ा ऐसा गोल बना, उसके बाद मैंने ऐसे ऐसे अल्फा पार्टिकल को डेविएट करवाया और फिर स्क्रीन पर गिराया था, राइट? तो वो वाला जो पार्ट है वो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उनको ऐसे काफी सारे डेविएशन मिले। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कभी आपको पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाट वर, आप लोगों ने लिख लिया है क्या, बाकी है? ओके, मैं वीडियो पॉज कर देता हूं। ओके, तो अभी वीडियो पॉज करके काफी समय मिला आपको लिखने के लिए। आप लोग भी जो वीडियो लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आप बच्चे भी इसको पॉज करके नोट्स बना लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रेदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किया, क्या सेटअप था, कैसे किया, वो सब मैंने आपको बताया। अब उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, जैसे मैंने आपसे कहा कि अल्फा पार्टिकल आया, वो बम्बार्ड हुए, इधर उधर डेविएट हो गए, कुछ था उनमें से 10,000 12,000 के बाद एक पलट के वापस भी आया, तो ये सारा आ जाएगा कहां पर, उनके ऑब्जर्वेशन में। आपको क्वेश्चन पढ़कर ये समझ में आना चाहिए कि हमें आंसर में क्या लिखना है। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिखना शुरू करें। द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इस पूरे का नाम क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। इसने बड़े विचित्र रिजल्ट दिए, जैसा हमने पहले भी लिखा था इसके पहले वाले आंसर में कि रेदरफोर्ड जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना डेविएशन उसको मिलेगा, लेकिन डेविएशन मिला। ठीक है, तो क्या कहता है कि पहला पॉइंट इसमें हम देखेंगे, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। वो गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट निकल गए, वो सीधे गुजर गए। और सीधे जाने का सीधा मतलब है कि भैया उनको ना तो कोई इलेक्ट्रॉन मिला, ना प्रोटॉन मिला, ना कहीं इधर गए ना उधर गए, ना इधर से डेविएट हो रहे ना उधर से डेविएट हो रहे। इसका मतलब ऑब्जर्वेशंस की तरफ के बाद क्या आता है, कंक्लूजन। तो उन्होंने इसके बाद क्या कंक्लूड किया कि इट इज अ हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें काफी सारा गैप है, तो वो कंक्लूड हुआ। तो उन्होंने क्या पहला ऑब्जर्वेशन किया, तो इसलिए ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी गिवन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए इसमें हमने पहला ऑब्जर्वेशन लिखा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू स्ट्रेट, है ना, पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डेविएटेड और डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। बहुत छोटे से एंगल से वो डेविएट हुए, बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं था, लेकिन छोटे से एंगल से वो डेविएट हुए, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक, फिर क्या, सरप्राइजिंगली आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स appeared to rebound,
12,000 अगर उन्होंने, एक अप्रोक्सीमेट नंबर है ये, ऐसा नहीं कि 12,000 मतलब बराबर 12,000, उन्होंने 12,205 भी किए होंगे, बट मोटा मोटा हिसाब उन्होंने कहा कि भैया 12,000 में एक पलट के आया। ये बताने वाली बात होती है ना, एक्सपेरिमेंट बताने वाली बात होती है। हो सकता है उन्होंने 15,000 बार किया हो, लेकिन अगर बुक में लिखा है और आपकी टीचर ने लिखवाया 12,000 तो आपको 12,000 लिखना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या लिखा अपन ने कि लगभग 12,000 जो पार्टिकल्स हैं अपीयर्ड, जो भेजे गए थे उनमें से आउट ऑफ एवरी 12,000 एक रिबाउंड हुआ, ओनली वन कुड रिबाउंड, एक ही पलट के वापस आया। अच्छा, फिर क्या हुआ? इन अदर वर्ड्स ऑफ रेदरफोर्ड, दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर। ठीक है, टिश्यू पेपर के ऊपर आप एक बुलेट फायर कर रहे हैं, ऐसा है, एंड इट कम्स बैक एंड हिट यू। इतना सरप्राइज उनको हुआ कि अरे ये पलट के कैसे आ गया, कि आप कौन सी 12 इंच शेल वाली एक उठा के आप फेंक रहे हैं। 12 इंच शेल क्या होता है, उसको आप टिश्यू पेपर पर फेंक रहे हैं। आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे कि वो पलट के भी आ सकता है। सोचो टिश्यू पेपर में क्या होगा, है ना। अब आप जो शेल बोल रहे हो कितना है, 12 इंच का है, माय गुडनेस, वो पलट के आ रहा है, एक तोप का गोला पलट के आ रहा है टिश्यू पेपर को टच करके। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है, और यही बात उल्लेख उन्होंने किया अपने शब्दों में। ठीक है, अब थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं कि जो अपना रेदरफोर्ड बाबा है उनका क्या अपना इतिहास है पर्सनल। तो हु वॉज अर्नेस्ट रेदरफोर्ड, ये नेक्स्ट सवाल उठता है, और यहां पर मैं आज रोकूंगा, उनके कंक्लूजन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये स्क्रीन, इसमें से मैं अपने आप को पहले हटाऊंगा स्क्रीन में से, आप लोग इस स्क्रीन के जितने भी नोट्स हैं उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है। ठीक है, तो आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। चलिए, टेक दिस एज योर फोटो, और दैट इज ऑल। मैं फिर से प्रकट हो रहा हूँ वीडियो में, आप लोग के सामने बैठा हूँ पर वीडियो में मैं से प्रकट होता हूँ बीच में। ठीक है, तो ये जो मेरा प्रकटीकरण हुआ है, इसके बीच में एक छोटा सा क्लिप था, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, और ये नोट्स को आप प्रॉपरली नोट कर लें, क्योंकि इस पर डिस्कशन हमारा हो चुका है। इसके आगे का डिस्कशन हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे। फाइनली उनके कंक्लूजन के बाद उन्होंने मॉडल के बारे में क्या बताया। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, लेट्स क्लोज। थैंक यू स्टूडेंट्स, वंदे मातरम, जय हिंद।